मेरी अमीर और गरीब दोनों ही बेटी की शादी की सालगिरह है। अब एक के घर जाऊं और एक के घर नहीं तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं अपनी दोनों बेटी दामाद के लिए अपने हाथों का बनाया हुआ ड्रेस ले जाऊंगी, बस उन्हें पसंद आ जाए मेरा गिफ्ट। पर मेरी अमीर बेटी ने मुझे बुलाया नहीं, उसने ऐसा क्यों किया होगा? अरे काम बहुत है, भूल गई होगी। अपनी दोनों बेटी की सालगिरह के लिए पार्वती बहुत खुश हो रही थी, पर ऐसा भी क्या था कि एक बेटी ने अपनी माँ को इनवाइट ही नहीं किया था और पार्वती को ऐसा लग रहा था कि काम में बिजी होने की वजह से भूल गई होगी। इन्हीं सब कश्मकश को जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मैं आज बहुत खुश हूँ, एक ही जगह मेरी दोनों बेटी का रिश्ता जो लग गया है। अब तुम दोनों बहनें एक ही मोहल्ले में रहोगी। पर माँ तुम तो जानती हो ना, मुझे अपनों से दूर रहना था। दीदी अपनों से दूर नहीं, अपनों के पास रहा जाता है। अरे तुम दोनों बहन फिर से शुरू मत हो जाना। अच्छा अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपनी शादी के लिए कैसा लहंगा बनवाना है, क्योंकि तुम्हारी शादी की सारी तैयारी तो मुझ बुढ़िया को अकेले ही करनी है। माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है। हम भी हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, आपको शादी के कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्वती अपनी दोनों बेटियों की शादी से बहुत खुश थी, तो वहीं दोनों बहन भी शादी में अपनी माँ की पूरी मदद करती हैं। देखते ही देखते बहुत जल्द दोनों बहन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक ही मोहल्ले में अलग अलग घर की बहू बनती हैं। क्योंकि दोनों ही बहन मिडिल क्लास से थीं और उन दोनों के ही पति दोस्त थे, तो उन दोनों के बीच का प्यार भी बना रहता है। ऐसे ही एक दिन कविता तू सही कहती थी, अपने पास में हो तो ही अच्छा होता है। तुझे कैसे बताऊं, पर तेरे जीजा जी अपना खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक छोटी सी जमीन चाहिए। हमारे घर के पीछे तो तेरी छोटी सी जमीन है, अगर तू हमें वो दे देती है तो बहुत अच्छा रहता। दीदी मैं बिना अपनी सास और पति से पूछे कैसे आपको वो जमीन दे सकती हूँ? कविता, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बहन हमारी रिश्तेदार है और विनीत तो मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और रही मेरे बिजनेस की बात, तो उसमें अभी टाइम है और मेरा तो पार्टनर भी है। अपने पार्टनर के साथ मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। दीदी, मैं अपनी वो जमीन आपको देता हूँ, बस उसकी जरूरत फ्यूचर में मुझे भी पड़ सकती है, तब आप मुझे वापस कर देना। हाँ विकास, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे बुरे समय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बिना सोचे समझे विकास सुमन की मदद करने के लिए मान जाता है और अपनी जमीन विनीत के नाम कर देता है, जिसके बाद विनीत वो जमीन बेचकर अपना खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस डालता है, जो कि 6 महीने में ही चल पड़ता है। तो वहीं अपना घर गिरवी रखकर अपने दोस्त पवन के साथ विकास अपना बिजनेस डालता है और पवन उसको धोखा दे देता है और सारे पैसे लेकर भाग जाता है, जिस वजह से विकास की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। विकास बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। पर अब भी मौका है, आशा बहन के बेटे का बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब तू उनसे मदद मांग, वो हमारी मदद जरूर करेगी। माँ जी आप सही कह रहे हैं, मैं कल ही दीदी के पास जाऊंगी। बड़ी उम्मीद लेकर कविता अगले दिन अपनी बहन के पास मदद मांगने जाती है, पर अपने गरीब बहन को देख सुमन मुंह बनाने लगती है। कौन हो तुम? तुम मेरी बहन तब थी जब मैं भी गरीब थी, पर अब मैं तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों की कोई बराबरी नहीं। और कैसी मदद की बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं मानती और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। दीदी ऐसा मत करो, आज तुम्हारे दिन बदल गए तो तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अरे जब कह दिया है ना मेरी बहू ने कि तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो क्यों पीछे पड़ी है? और रही रिश्तेदारी की बात, तो तू 6 महीने पहले तक मेरी बहू की बहन थी, पर अब तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई बराबरी है। अमीर होते हुए ही सुमन अपना रंग बदल देती है और अपनी बहन से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बहन की शादी की सालगिरह नजदीक आने लगती है। जहां एक तरफ अपनी शादी की सालगिरह से कविता और उसका पूरा परिवार दुखी था, तो वहीं सुमन अपनी पहली शादी की सालगिरह पर बहुत ज्यादा खुश थी। विनीत जी, ये हमारी पहली शादी की सालगिरह है और अब तो हमारे पास पैसों की भी कमी नहीं है। भगवान की कृपा से आपका बिजनेस भी चल रहा है, क्यों ना हम घर में छोटी सी पार्टी रखिए? अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इस पार्टी में मैं अपनी मीटिंग का भी प्लान करूंगा और बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनसे डील भी कर लूंगा। मेरा काम और आगे बढ़ेगा। तुम अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेना, पर उन्हें जो अमीर हैं, अपनी गरीब बहन की तरह नहीं। अरे बेटा तू बेफिक्र रह, उस कविता को कोई नहीं बुलाने वाला, बहू तो खुद से पीछा छुड़ा रही है। सुमन अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपनी एनिवर्सरी प्लान कर रही होती है और बाहर जाकर महंगे महंगे कपड़े और शॉपिंग करती है, तो वहीं घर में दुखी विकास अपनी बीवी से कह रहा है,
माफ करना, हमारी पहली शादी की सालगिरह है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आप मेरे साथ हैं वही काफी है। हाँ बेटा, सालगिरह ही तो है, इस साल ना सही अगले साल मना लेना। वैसे तू कोई दूसरा बिजनेस डालने की सोच रहा था, क्या हुआ? हाँ माँ, मैंने किसी को कर्ज दिया था, वो मेरे पैसे लौटा रहा है। वो पैसे मिलते ही मैं अपना एक और बिजनेस डालूंगा। अगर इस बार भगवान की कृपा रही तो मेरा बिजनेस जरूर चलेगा। और इस बार मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप देखना, बहुत जल्द हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। जहां सुमन सालगिरह की तैयारी कर रही होती है तो वहीं कविता अपने पति के साथ दूसरे बिजनेस के कामों में लगी होती है। और वहीं एक माँ को अपनी दोनों बेटियों की सालगिरह के बारे में पता चलता है तो वो अपनी दोनों बेटी दामाद के लिए अपने हाथों से कपड़े बनाती है। और जिस दिन शादी की सालगिरह होती है उस दिन पार्वती सबसे पहले अपनी अमीर बेटी के घर जाती है और उसके घर में नौकर चाकर अमीर मेहमान देख बहुत खुश होती है। अरे मेरी बेटी सच में बहुत अमीर हो गई है। कितने बड़े बड़े लोग आए हैं पर मेरी छोटी बेटी क्यों नहीं दिख रही? लगता है घर के कामों में व्यस्त है। अरे समदन जी, आप यहाँ बिन बुलाए कैसे आ गई? बिन बुलाए? बहन, आज मेरी बेटी की सालगिरह है और उसने घर में पार्टी रखी है। मैं तो बस ये अपनी बेटी दामाद को तोहफा देने आई हूँ। तुम मुझे बाद में भी तो गिफ्ट दे सकती थी ना माँ। आज यहाँ आना जरूरी था क्या? अब आ गई हो तो नौकर के कमरे में जाकर बैठो, पार्टी में मत आना और अपना गिफ्ट अपने साथ ले जाना। मेहमानों के सामने सुमन उसके परिवार की इंसल्ट न हो इसलिए वो अपनी माँ को नौकर के कमरे में भेज देती है। नौकर के कमरे में बैठी पार्वती अपने हाथों से बने हुए कपड़े को देखकर रोती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के सर पर अमीरी का घमंड इतनी तेजी से चढ़ा है कि आज वो मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रही है। कितने प्यार से मैं अपनी बेटी की सालगिरह पर देने के लिए तोहफा लेकर आई थी और उसने मुझे नौकर के एक कमरे में बंद कर दिया। जब मेरी बड़ी बेटी ही अपनी नहीं रही तो मेरी गरीब बेटी मुझे क्या ही पूछेगी? वो तो अपनी गरीबी का दुखड़ा ही मुझे सुनाएगी। अपनी बेटी के पास रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने टूटे घर में ही अकेले अपनी जिंदगी बिताऊं। सुमन की बातें पार्वती के दिल पर ऐसी लगती हैं कि वो बिना बताए वहां से अपना गिफ्ट लेकर जाने लगती है। पर शांति की नजर पार्वती पर पड़ जाती है और वो जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाती है। और कविता अपनी माँ को देख बहुत खुश होती है। माँ, तुम यहाँ आई और बिना मुझसे मिले जा रही थी? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? वैसे आज हमारी सालगिरह है, देखो मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरी पसंद का खाना? पर क्यों बेटा? इसलिए माँ, क्योंकि मैंने कहा है। कुछ दिनों से कविता को आपकी बहुत याद आ रही थी पर पैसे न होने की वजह से मैं उसे आपके पास लेकर नहीं आ पा रहा था। और आज हमारी सालगिरह थी तो इसलिए मैंने कहा था। माँ, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? क्या तुम हमारे लिए कोई गिफ्ट लाई हो? नहीं बेटा, ये गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आएगा। रहने दो इसे, मैं अपने साथ वापस घर ले जाऊंगी। ऐसे कैसे आपका तोहफा पसंद नहीं आएगा बहन जी? माँ का प्यार है, आप तो जो दोगी बच्चों को वो उन्हें अच्छा ही लगेगा। अब जबरदस्ती कविता अपनी माँ के हाथ से वो गिफ्ट ले लेती है और खोल कर देखती है और कपड़े देख अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, दीदी की आंखों पर अमीरी की पट्टी बंध चुकी है इसलिए उन्हें आपका प्यार नजर नहीं आया, पर मुझे सब नजर आ रहा है। मुझे आपका ये तोहफा बहुत पसंद आया। पार्वती के दिल को बहुत सुकून मिलता है और गरीब बेटी उसकी अच्छी सी खातिरदारी करती है। सब एक साथ बैठकर उस गरीब मड़ई में सालगिरह की दावत का मजा लेते हैं और इसी तरह समय गुजरता है। बीतते दिनों के साथ कविता के हालात भी सुधरने लगते हैं और पार्वती की बड़ी बेटी तो घमंड में चूर होकर अपनी माँ को ही भूल जाती है, जिसके चलते पार्वती अब सिर्फ कविता से ही अपना रिश्ता रखती है और उसके घर आना जाना उसका लगा रहता है।